हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्जामिनेशन जो कि इस बार एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हम यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, जो कि जेएनयू के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस बार ये एनटीए आपका इस सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस का लेवल होता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के जो 2021 के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, मोस्टली आप सभी ने क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करा होगा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसमें आपको पेपर 1 से जो आपको 50 एमसीक्यूज आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, 50 में से 25 to 30 एमसीक्यूज हमारे कंटेंट से पूछा जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 10 to 12 रिपीटेड होते हैं एनटीए की तरफ से क्वेश्चंस। तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट और हमारे जो डेली लेक्चर्स जाते हैं, ये आपको बड़े हेल्प करेंगे हमारे कोर्स में जो सारी चीजें अवेलेबल है उसी के लिए। ठीक है, तो पोस्ट में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, हर एक यूनिवर्सिटी के हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, जिससे कि आप रोज प्रैक्टिस कर सको उस क्वेश्चंस की, और आपको समझ सके किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। डायरेक्टली वहां से 1 क्लिक में स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो, तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें हम एक जर्नल थ्योरी से एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए, ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग आपकी डिडक्शन रीजनिंग होगी। तो बेसिकली रिसर्च में दो ही टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट इंडक्शन एंड द सेकेंड इज डिडक्शन।
तो इंडक्शन रीजनिंग क्या होती है, डिडक्शन रीजनिंग क्या होती है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडक्शन रीजनिंग में आपको बॉटम से देखना है। इंडक्शन रीजनिंग में हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद हमने जो चीजें देखी है उसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं एंड देन उस हाइपोथेसिस की मदद से हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। लेकिन उसी तरीके से डिडक्शन में आपको हमारे पास क्या होती है, जर्नल थ्योरी अवेलेबल होती है। जर्नल हमारे पास थ्योरी एक अवेलेबल होती है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यूज अवेलेबल होते हैं एंड जर्नल थ्योरी के बेसिस पर हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन लास्ट में हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बताते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम कंफर्म करते हैं। सो ये होते हैं आपके डिडक्शन रीजनिंग। सो याद रखिएगा, इंडक्शन रीजनिंग एंड डिडक्शन रीजनिंग इस टॉपिक पर एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिडक्शन। नेक्स्ट, The amount of non-response might be maximum in case of. इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन टूल है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो रिसर्चर के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स मैक्सिमम नहीं होगा, नॉन रिस्पॉन्स लिखा है यहाँ पर। सो याद रखिए, ऐसा डेटा कलेक्शन टूल जिसमें जो रिस्पोंडेंट है उनका रिस्पॉन्स मैक्सिमम नहीं होगा वो होता है आपका डेटा कलेक्शन टूल मेल सर्वे। क्योंकि मेल सर्वे में क्या होता है, जो रिसर्चर है, रिसर्चर रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन सेंड कर देते हैं और फिर उनका रिस्पॉन्स कर कर जो रिस्पोंडेंट है फिर बाद में रिसर्चर को वो उनका रिस्पॉन्स भेज देते हैं। सो यहाँ पर मेल क्वेश्चनर में जो रिसर्चर है जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट का चांस ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स करने का जो चांस होता है वो मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, यानी 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछेंगे सो रिस्पोंडेंट उनका रिस्पॉन्स करेंगे। उसी तरीके से टेलीफोन इंटरव्यू पर भी जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल रहा है, इमीडिएटली रिसर्चर फेस टू फेस उनसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब कांटेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यू में भी जो रिस्पोंडेंट है वो उनका चांस ज्यादा होता है कि वो रिस्पॉन्स करे। देन लास्ट इज ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रिसर्चर का मेन रोल होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर रिस्पोंडेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू में जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स करने का चांस मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल्ड क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा, एग्जाम में डेटा कलेक्शन टूल से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपीरियर कोरिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है सुपीरियर कोरिलेशन का मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सो याद रखिए, सुपीरियर कोरिलेशन क्या होता है, जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दो वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि उनके बीच में कॉजल रिलेशन होगा। मतलब दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल ए एंड एक वेरिएबल बी, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में आपने एक पर्टिकुलर सिटी में ये देखा, वहां पर आइसक्रीम की जो सेल्स थे ये बहुत ज्यादा हो रही थी, और आपने उसी मंथ में ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर सिटी में और उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी भी ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आइसक्रीम की ज्यादा सेल हो रही है एंड चोरी भी ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पर जो आप दोनों भी वेरिएबल देख रहे हैं, आपको ऐसा देखने से लग रहा है कि दोनों भी वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ ही रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम की वजह से उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी ज्यादा हो रही है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो रही है एंड यहाँ पर चोरी भी ज्यादा हो रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है, आइडिया लगेगा कि क्या ये दोनों भी जो वेरिएबल्स है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से चोरी ज्यादा नहीं हो रही है। तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर कोरिलेशन। तो सुपीरियर कोरिलेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब कॉजल रिलेशन नहीं होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टेस्ट एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है।
सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म कहाँ से आया है? पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो याद रखिए, हाइपोथेसिस को हम अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो रिसर्चर जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर जब टेस्ट करते हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करने के लिए रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं रिसर्चर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपके दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें होते हैं आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट, सो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मतलब आपका जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल अज्यूम करते हैं। उसी तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आपका आता है जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। सो टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। तो टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये दोनों भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएंगे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका क्या आता है? कायोस्केर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मैन विटने यू टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैन विटने यू टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो ऑप्शन डी जो आपको गिवन है पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ऑप्शन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आपकी कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट आपको बताता है आपके जो वेरिएबल्स है कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्या परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो जो ऑप्शन डी आपको गिवन है, ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैन विटने यू टेस्ट। मैन विटने यू टेस्ट आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है और टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम कर लेते हो। और मैन विटने यू टेस्ट ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट। नेक्स्ट, Which of the following is or are the methods of survey? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन ऐसे है जो सर्वे के मेथड्स है। अब सर्वे क्या होता है? सर्वे मतलब आप आपकी रिसर्च में सर्वे कंडक्ट करवा के यानी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वे। जैसे मेल हो गया, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशंस। सो ये इन सारे मेथड्स के थ्रू आप आपके रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे मेल, टेलीफोन, हाउस होल्ड। सो ये सारे जो है एक सर्वे मेथड होते हैं। जैसे मेल के थ्रू आप क्या करते हो, जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और वो उनका रिस्पॉन्स कर आपको फिर से ईमेल कर देते हैं। सो मेल भी एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिलता है रिस्पोंडेंट का। उसी तरीके से टेलीफोन एक इंटरव्यू भी होता है। टेलीफोन पर रिसर्चर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके थ्रू उनको रिस्पॉन्स मिलता है। सो यहाँ पर मेल, टेलीफोन ये दोनों भी एक डेटा कलेक्शन टूल है जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हाउस होल्ड भी एक तरीके का इंटरव्यू होता है, एक तरीके का डेटा कलेक्शन टूल होता है, जिसमें आप 2-3 हाउस को चुन लेते हो और उनसे रिसर्च करते हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ई, बी, सी यानी मेल, टेलीफोन, हाउस होल्ड ये तीनों भी आपके एक सर्वे होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, the analysis of two variables at a time in order to uncover whether or not the two variables are related is known as। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम कोई दो वेरिएबल को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली हम ये कौन सी ऑप्शन में ये पता लगाते हैं। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी गई है। सो हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। सो याद रखिए, जब भी दो वेरिएबल्स की बात होती है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये देखना होता है तो हम कोरिलेशनल रिसर्च में देखते हैं।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल रिसर्च में हम देखते हैं दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। क्या ज्यादा स्मोकिंग करने से आपका जो लंग है वो ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा? यस, मतलब ये एक दूसरे से ये वेरिएबल्स रिलेटेड है और इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करोगे तो आपका जो लंग है ये ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो कोरिलेशनल रिसर्च एक ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप दो वेरिएबल्स को एनालाइज करते हो एट अ टाइम और ये बताते हो कि इन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिलेशन। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि दो से ज्यादा सैंपल के मीन को हम कंपेयर करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसमें हम दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, यूनिवेरिएट। यूनी का मतलब होता है सिर्फ एक, मतलब एक वेरिएबल को आप एनालाइज कर रहे हो, एक वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिया है, ऑप्शन में एक नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट मतलब दो से ज्यादा, उसे हम कहते हैं मल्टी। अब मल्टीवेरिएट दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर आप स्टडी करते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ हेल्थ पर, ह्यूमन बॉडी और कोई डिसीज पर, तो यहाँ पर मेरे तीन वेरिएबल हो जाएंगे, मैं तीन वेरिएबल पर एट अ टाइम स्टडी कर रही हूँ, सो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस होगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिलेशनल रिसर्च। सो याद रखिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो काई स्क्वायर टेस्ट पर क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस है और कोरिलेशनल रिसर्च पर एक दो क्वेश्चन कंपलसरी आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। नेक्स्ट, इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट अ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप आपके सैंपल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में से एक मेंबर, आपके सैंपल का एक मेंबर, आपका जो सैंपल आप चूज कर ले रहे हो उसका एक मेंबर, उसका सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा उस केस में, वो कितने बार सिलेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी ये भी याद रखना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRSWR। सो ये शॉर्ट फॉर्म से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको ये याद रखना है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते हैं। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर आप चूज कर रहे हो ये टेक्निक, तो आपके जो सैम्पलिंग यूनिट है उसके सिलेक्ट होने का चांस कितना आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरी जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब पॉपुलेशन में से मैंने ये वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया, मैंने फिर से क्या किया, इसको पॉपुलेशन में भेज दिया। तो यहाँ पर ये मेंबर मेरे पॉपुलेशन से कट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पॉपुलेशन में इसको फिर से भेज दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब मैं फिर से रैंडमली चूज करूंगी सैंपल को। अगर मैं रैंडमली फिर से यहाँ पर पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स को चूज करती हूँ, तो अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर मैं चूज करूंगी तो ये पर्सन की फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस पर्सन का फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडमली, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद ये पर्सन आपका फिर से सैंपल में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगी, फिर से इसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है इसका फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, फिर से ये सिलेक्ट हो जाएगा सैंपल के लिए। तो अगर आप सैंपल को, सैम्पलिंग यूनिट अगर आपने एक बार चूज कर लिया अपने सैंपल को, उसको फिर से अपने पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली आपके मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन के फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, और आपने फिर से रिप्लेस कर दिया तो वो फिर से सिलेक्ट होगा। तो ये बार बार ये चलते ही रहेगा। सो अगर आप आपके सैम्पलिंग यूनिट को आप रिप्लेस कर रहे हो पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस पर्सन के, उस सैम्पलिंग यूनिट के बार बार सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन टाइम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट,
or reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called. इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन करा एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एंड कंक्लूड कर कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the performed dash survey is extrapolated to fit the entire population. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक सर्वे परफॉर्म करा, आपने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, उस सर्वे में आपने कुछ स्मॉल पार्ट लिया, इस स्मॉल पार्ट पर आपने आपकी रिसर्च परफॉर्म की और उससे आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे, आपको जो भी रिजल्ट मिल रहे थे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन थे, मान लीजिए जो भी आपके रिजल्ट ऑब्जर्वेशन थे, इसी के बेसिस पर आपने आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है, आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी इंटायर पॉपुलेशन पर आपने कमेंट करा। सो इसे हम क्या कहते हैं, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए आपने सर्वे कंडक्ट करवाया, तो आपने सर्वे कंडक्ट करवाया एक स्मॉल पार्ट पर, एक्स्ट्रापोलेटेड, एक स्मॉल पार्ट पर आपने उस इंटायर पॉपुलेशन के एक स्मॉल पार्ट पर, मतलब आपके पास ये इंटायर पॉपुलेशन है, इस इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, जो आपने जिस मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया वो आपका एक स्मॉल पार्ट बन गया जिसे हम सैंपल कहते हैं। अब इस सैंपल पर आपने रिसर्च परफॉर्म की। अब आपने जो रिसर्च परफॉर्म की उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, इसी रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपने पूरी जो इंटायर पॉपुलेशन थी, इस रिजल्ट को आपने इंटायर पॉपुलेशन पर फिट कर दिया और इस इंटायर पॉपुलेशन पर आपने कुछ कमेंट कर दिया। तो आपने क्या किया, इंटायर पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गए। इस सैंपल पर आपने रिसर्च परफॉर्म की। रिसर्च परफॉर्म करने के बाद आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, आपने ये पूरी पॉपुलेशन पर फिट कर दिया। सो आपने यहाँ पर क्या किया, सैंपल पर रिसर्च की। हमें इस क्वेश्चन में मेन यही इसी पॉइंट पर फोकस करना है। आपने क्या करी, इंटायर पॉपुलेशन पर, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है कि इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ पार्ट पर रिसर्च की, इंटायर पॉपुलेशन के आपने कुछ पार्ट पर रिसर्च की और रिसर्च से आपके जो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आ रहे थे, ये आपने पूरी पॉपुलेशन पर फिट कर दिया, अप्लाई कर दिया। सो ये जो स्मॉल पार्ट था आपका, ये जो स्मॉल पार्ट है, ये क्या है आपका, हमें यही फाइंड आउट करना, आपने क्या सर्वे, किस चीज पर आपने सर्वे करवाया। सो आपने पूरी इंटायर पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स लेकर उन पर रिसर्च की। तो वो जो कुछ मेंबर्स थे आपके, ये हो जाएगा आपका सैंपल।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैंपल। आप सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो इंटायर पॉपुलेशन पर आप अप्लाई करते हो और फिट करते हो, तो उसे हम कहते हैं सैंपल। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है हम वो भी देख लेते हैं। सेंसस क्या होता है? सेंसस आप पूरी इंटायर पॉपुलेशन पर परफॉर्म करते हो, ना कि इंटायर पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटली आपके सैंपलिंग का एक टाइप होता है, यहाँ पर आप कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाते हो। सो एक्सीडेंटल बेसिकली एक आपकी सैंपलिंग का टाइप होता है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सैंपल। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को हम कौन से दिए गए ऑप्शन में से कौन से सोर्सेज के थ्रू जनरेट कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा होता क्या है। तो याद रखिएगा, रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश्ड जो डेटा होगा उससे हम कहते हैं वो सेकेंडरी डेटा है। सो आपको याद रखना है, रिसर्च में आपके दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते बल्कि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी डेटा जो है, प्राइमरी डेटा हम किस सोर्सेस के थ्रू कंडक्ट कर सॉरी ऑब्टेन कर सकते हैं और किस सोर्सेस के थ्रू हम प्राइमरी डेटा को जनरेट कर सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, ये तीनों भी में आपके पास जो भी डेटा होता है बुक्स में, न्यूज़पेपर में और जर्नल में, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। सो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है इसलिए आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। और मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट मतलब आप खुद कोई चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई आप वैक्सीन बना रहे हो। सो वैक्सीन में आपको कैसा, आपके जो ऑब्जर्वेशंस थे, आपने क्या देखा, आपने किन किन चीजों को मॉनिटर किया, आपने देखा कि आपने जिन जिन पर्सन को वैक्सीन दिया उनमें आपने कोई बिहेवियर देखा उनका। सो उन सारी चीजों को आपने बिहेवियर अपने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा एक रिपोर्ट करा, आपने आपके रिपोर्ट में लिखा कि मैंने ये ऑब्जर्व करा, ये वैक्सीन यूजफुल होगी। सो यहाँ पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में आपने क्या करा, खुद आपके ऑब्जर्वेशन से खुद आपने देखकर आपने उस डेटा को अपनी रिपोर्ट में लिखा, जनरेट करा। सो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ही आपके प्राइमरी डेटा में आएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।